तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का हम लोगों ने ये बताया था कि अगर इन दोनों के स्पेसिफिक रेशोज को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन बिटवीन 1.2 1.22 समथिंग आ जाएगा। इस वजह से इसको स्टैंडर्ड या मीटर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं 1200 या 1220 में, एट रूम टेम्परेचर जो 25 सेंटीग्रेड या 77 फॉरनाइट था। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद हम लोगों ने बताया था कि ये जो सेल्स बैंक्स बनाते हैं उनमें एक पायलट सेल यूज होता है। पायलट सेल्स का पर्पस यही है कि उस पर बैटरी कंडीशन, बैटरी हेल्थ, बैटरी मेंटेनेंस और बैटरी कार्ड्स कैलकुलेशन करनी है, हम लोग पायलट सेल यूज कर लेते हैं। पायलट सेल मतलब उस सेल को कहा जाता है जो कि वीकेस्ट सेल होगा बैटरी बैंक में, जिसमें से ज़्यादातर सेडिमेंट्स होंगे बॉटम पे। फिर सेडिमेंट्स की बात हो रही थी तो हम लोगों ने फ्लोट चार्जिंग को डिफाइन किया था कि फ्लोट चार्जिंग वो कंडीशन है जिसमें बैटरी की जो नॉमिनल वोल्टेज है उस पे उसको चार्ज किया जाए फुली, चाहे कंडीशन चार्ज हो या चाहे एम्प्टी चार्ज हो, उसको कहेंगे हम लोग फ्लोट चार्ज। फ्लोट चार्जिंग के दो मैकेनिज्म, दो मेथड्स आते हैं अगर फ्लोट चार्जिंग फॉलो नहीं किया जाए। अगर फ्लोट चार्जिंग फॉलो नहीं किया जाए तो उसमें ओवर चार्ज या अंडर चार्ज हो जाएगा। ओवर चार्ज उस वक्त होगा जब फ्लोट वैल्यू से भी चार्जिंग ज्यादा किया जाए। मैंने एग्जांपल बताया था कि सपोज हमारे पास 2.17 जो लीड है एंटीमनी बैटरीज है जिनकी नॉमिनल वोल्टेज 2.17 है। तो अगर इस तरह के हमारे पास 100 बैटरीज हो तो 217 वोल्ट्स बन जाएंगे। तो 217 वोल्ट्स को अगर हम लोग इससे ज्यादा चार्ज करेंगे, 230 पे इसको चार्ज, 230 वोल्ट्स पे इसको चार्ज करेंगे तो ये ओवर चार्जिंग कहा जाएगा। ओवर चार्जिंग का मेन इंडिकेशन क्या है, उसमें सेडिमेंट्स हो जाएंगे नीचे बॉटम पे। सेडिमेंट्स मीन छोटे स्मॉल पार्टिकल्स दिखाएंगे। और उसके अलावा उसका जो पॉजिटिव प्लेट है उसका डार्क ब्राउन कलर बन जाएगा पॉजिटिव प्लेट का। और उसके अलावा और भी इंडिकेशंस थे। अंडर चार्ज में हम लोगों ने ये बताया था कि अंडर चार्ज क्या होता है, चाहे जब फ्लोट चार्ज से उसकी वोल्टेज कम हो तो उसे अंडर चार्ज कहा जाता है। अंडर चार्ज में मेन इंडिकेशन उसके साथ सल्फेशन होती है। सल्फेशन व्हाइट पाउडर से बन जाते हैं नेगेटिव प्लेट्स पे। फिर इस मेथड को यानी जो बैटरीज डेड है या अनयूज्ड बैटरीज है उनको चार्ज करने के लिए इक्वलाइजिंग मेथड चार्जिंग मेथड यूज किया जाता था। जिसमें क्या कर रहे थे, बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर डाल के उनको 24 आवर्स मैक्सिमम रखा जाता था ओवर चार्जिंग पे। ओवर चार्जिंग मीन्स उनको चार्ज किया जाता था। सपोज यानी अगर हमारे पास उसकी रेटिंग है 2.1, तो इसको 2.38 टू पॉइंट समथिंग इस तरह का जो ओवर चार्जिंग वैल्यू है उस पर चार्ज किया जाता था। और उसके अलावा हम लोगों ने ये भी बताया था कि इसको इक्वलाइजिंग चार्जिंग को बूस्ट चार्जिंग भी कहा जाता है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जीज की बात की थी कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी जो या डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेज कौन से हैं जो स्मॉल साइज पे हो। और इनमें नेट मीटरिंग की भी टर्म को हम लोगों ने डिफाइन किया। नेट मीटरिंग वो मेथड है जिसमें नेट मीटरिंग के मुताबिक यानी नेट पावर यूजेज पे कंज्यूमर को चार्ज किया जाए, उसको नेट मीटरिंग कहा जाता है। ठीक है, क्लियर थी। क्लियर है। ये इसका रिवीजन था कल का, प्रीवियस डे का। आज बिस्मिल्लाह कर लेते हैं 7 डे को। 7 डे में हम लोग यही बताएंगे कि भाई जो सेफ्टी प्रिंसिपल कौन से हैं, लो वोल्टेज हैजर्ड्स कैसे हैं, पीटीजी क्या है, ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग के टाइप्स, अर्थिंग क्या है, टच पोटेंशियल स्टेप पोटेंशियल क्या है, रूल्स और लिमिट्स क्या है। आज का टॉपिक थोड़ा सा स्पेसिफिक होगा और थोड़ा सा मेरे ख्याल में कम स्लाइड्स के ऊपर बेस्ड करेगा। तो सेफ्टी प्रिंसिपल, खुद सेफ्टी प्रिंसिपल को डिफाइन कर लेते हैं। सेफ्टी प्रिंसिपल में क्या क्या इंक्लूड है। कंसिडर एवरीथिंग अनसेफ एनर्जाइज्ड अनलेस इट इज प्रूवन सेफ। जो भी एनर्जाइज सिस्टम है वो अनसेफ्ड है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो अनसेफ्ड है, ताकि जिस वक्त तक वो सेफ है जिसको इसमें लिखा गया, मेंशन किया गया भाई ये सेफ है। इवन के डीसी स्मॉल वोल्टेज भी अनसेफ है जब तक उस पर मेंशन नहीं हो कि ये सेफ है। कीप ऑल फ्लोर्स लेडर्स क्लीन एंड फ्री ऑफ ग्रीस। जितने भी सेफ्टी फैक्टर्स में प्रिंसिपल ये है कि जितने भी फ्लोर्स है, लेडर्स है या जो सारे मैकेनिक टूल्स है हमारे पास ग्रिड स्टेशन के, उसमें ग्रीस है, फ्री ऑफ ग्रीस रखना चाहिए। ऑयल टू अवॉइड स्लिपरी स्लिपिंग और फेलिंग। या तो ऑयल और ग्रीस नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्लिपरी और फेलिंग इंसिडेंट हो सकते हैं। डू नॉट वेयर लूज क्लॉथिंग व्हेन वर्किंग अराउंड रोटेटिंग मशीन्स। रोटेटिंग मशीन्स के टाइम पे लूज क्लॉथिंग नहीं पहननी चाहिए। कैरी लेडर्स टूल्स एंड मटेरियल्स लो वेस्ट लेवल व्हेन वर्किंग इन स्विच यार्ड्स। वेस्ट लेवल से नीचे रखना चाहिए जब स्विचिंग यार्ड में काम किया जा रहा हो। कीप गैसोलीन इन सेफली कैंस पेंटेड रेड। गैसोलीन को सेफ्टी कैंस में रखना चाहिए जो पेंटेड रेड हो। नेवर यूज गैसोलीन फॉर क्लीनिंग। क्लीनिंग के लिए कभी गैसोलीन यूज नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यूज प्रॉपर सॉल्वेंट फॉर क्लीनिंग। Practice good housekeeping habits. Get help when lifting heavy objects. Wear goggles when clamping, drilling, and use grinder etc.
ascertain the location of firefighting equipments and the purpose of each type of extinguisher। ठीक है, ये हमारे पास सेफ्टी प्रिंसिपल्स थे। मतलब ये आम सी बातें हैं कि मतलब चेक एंड बैलेंस किस तरह रखना चाहिए। तो यहाँ पर चलते हैं लो वोल्टेज एजर्ट्स पे। लो वोल्टेज एजर्ट कैसे? जनरली इलेक्ट्रिकल एजर्ट्स अकर ड्यू टू लो वोल्टेजेस। यानी इलेक्ट्रिकल एजर्ट ज्यादातर अकर कर लेते हैं किसकी वजह से? लो वोल्टेजेस की वजह से, रदर देन हाई वोल्टेजेस। बनस्बत हाई वोल्टेज, बिकॉज हाई वोल्टेज आर inaccessible as they give warning to approaching person period to contact due to their electrostatic fields, but low voltage give no such warning and are felt only when they are approached or touched। यानी हाई वोल्टेजेस पे हमेशा ये वार्निंग साइन और लेबल्स यूज होते हैं कि भाई हैजर्डस है, डेंजरस है, हाई वोल्टेजेस है, मुख्तलिफ साइन मेंशन किए जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब बंदे को ये मालूम हो जाती है कि भाई ये अनसेफ है, अनअप्रोचेबल है। जब लो वोल्टेजेस में ये सिचुएशन नहीं होता है, उनमें ये मेंशन ही नहीं होता है कि भाई ये इसमें कोई हैजर्डनेस होगी, और इनकी वजह से मुख्तलिफ फेटल इंसिडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लो वोल्टेजेस। यानी अगर हम अपने डिस्कोस की बात की जाए तो फेटल इंसिडेंट्स डिस्कोस में ही ज़्यादा होते हैं बनस्बत है कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन पे हो। Therefore, low voltages are considered more dangerous than high voltages। तो मिनिमम अभी अमाउंट देख लेते हैं। मिनिमम करंट और वोल्टेज कितनी होनी चाहिए कि बंदा फेटल केस में जाए, या कि डेथ केस आ जाए, या कि इसके इक्विपमेंट्स वर्क करना छोड़ दे, तो उनकी स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं किस है। द मिनिमम करंट दैट कैन बी फेटल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स, बट जनरली मुख्तलिफ फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। मतलब सिंपली हम लोग ये नहीं कह सकते कि अमाउंट ऑफ करंट ओनली काज ऑफ डेथ है। यानी डेथ काज कम्बिनेशन दो चीज़ों की होगी, करंट और वोल्टेज दोनों कंबाइन होंगे तो डेथ काजेज या इंजीरियस काजेज जितने भी है उतनी ज़्यादा अफेक्ट कर लेंगे। एज लो एज 50 to 100 एम्पेयर, यानी 0.05 to 0.1 एम्पेयर कैन काज ventricular fibrillation and potential lead to death। इवन के हमारे पास 50 to 100 मिली एम्पेयर डेथ का से काज बन सकता है। DC current is generally considered less dangerous, with the threshold being around 300 to 500 milliampere, as compared to AC। DC को less dangerous consider किया जाता है, जिसमें थ्रेशोल्ड कितना रखा गया है, मिसाल के 300 to 500 मिलीएम्पेयर। ये तो वैसे ओवरव्यू तभी बता देते हैं टोटल करंट और वोल्टेज रेटिंग के मुताबिक, जिसमें हमारे पास एक मुख्तलिफ अफेक्ट्स बॉडी पे हो जाते हैं, वो देख लेते हैं। सपोज हमारे पास करंट हो गया 0.5 to 3 एम्पेयर्स, तो इसमें अफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे क्या होगी, उनकी वोल्टेज रेटिंग क्या होगी? परसेप्शन थ्रेशोल्ड, यानी इसमें से थोड़ी सी सेंसेशन महसूस होगी कि क्या है। 3 to 10 एम्पेयर हो गई, जबकि हमारे पास वोल्टेज रेटिंग कितनी हो, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट हो, तो पेनफुल शॉक महसूस होंगे 3 to 10 एम्पेयर पे। अगर वोल्टेज रेटिंग 24 वोल्ट्स इन बिटवीन 12 to 24 वोल्ट्स की होगी। इन बिटवीन टू 24 वोल्ट्स के अगर हमारे पास करंट रेटिंग कितनी होगी, 10 to 14 मिली एम्पेयर हो गई, तो ये क्या होगी? मस्कुलर कंट्रैक्शन होगी। मस्कुलर हमारे जो मसल्स है वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे, मूवमेंट थोड़ी सी रुक जाएगी, मसल्स से कंट्रोल चली जाएगी, मतलब बंदा अपने आप को मूव नहीं कर सके। ये हम लोग बात कर रहे हैं एसी में। तो अगर हम लोग पास 120 to 240 वोल्ट जो कि हाउस होल्ड वोल्ट्स है, मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स है। अगर यहाँ पर 40 to 75 एम्पेयर्स मिली एम्पेयर्स हो गए, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगी, यानी रेस्पिरेटरी अरेस्ट, हार्ट वगैरह सारे सिस्टम रुक जाएंगे। उसके बाद 75 to 800 मिली एम्पेयर वेंट्रिकुलर फैब्रिकेशन थ्रेशोल्ड, 100 to 2 एम्पेयर। और हमारे पास जो वोल्टेज है 277 से 400, सर्टेन वेंट्रिकुलर फैब्रिकेशन, यानी ये सारे डेथ में हार्ट का स्टॉप होना, ये सारे सिचुएशंस में। अगर वोल्टेज 480 और करंट ज़्यादा इंक्रीज होगी, 500 हो गया, तो सवेयर बर्न्स होंगे, कार्डिक अरेस्ट, हार्ट डायरेक्ट रुक जाएगा, और जिसम में सारे जलन होंगे, बर्न्स मुख्तलिफ होंगे। 500 पे हो गया सवेयर बर्न्स होंगे, ऑर्गन डैमेज होगी, और सर्टेन डेथ्स होंगे। यानी 600 वोल्ट्स इंडस्ट्रियल लेवल्स पे है। यानी इनकी कम्बिनेशन आप देख रहे हो, वोल्टेज और करंट जितनी जिस तरह इंक्रीज होती जाएंगी, इनकी सेवेरिटी उतनी ज्यादा ऊपर होती जाएगी। यानी एक फैक्टर को हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई सिंपली करंट ही मेन फैक्टर है या वोल्टेज ही मेन फैक्टर है डेथ के लिए। दोनों के कम्बिनेशन के मुताबिक ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, यानी जो उसकी सेवेरिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी।
तो पीटीजी यानी पोर्टेबल टेम्पररी ग्राउंडिंग एक ऐसा इक्विपमेंट है। इसके बारे में देख लेते हैं, इसका पर्पस क्या है, क्यों यूज कर लेते हैं और किस तरह का होता है, इसका काम क्या है। The device that provides the easiest path to the electrostatic and electromagnetic charges toward the ground temporary is called portable temporary grounding। पोर्टेबल टेम्पररी ग्राउंडिंग इसके अपने नाम से ही जाना जा रहा है कि मतलब ऐसा डिवाइस होगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस को क्या कहें, ग्राउंड की तरफ मूव करे, उसको पोर्टेबल टेम्पररी ग्राउंडिंग कहते हैं। पर्पज और एडवांटेजेस क्या है? आर पॉजिटिव प्रूफ फॉर इलेक्ट्रो आइसोलेशंस, मतलब इनका मेन पर्पज इलेक्ट्रिकल आइसोलेशंस के लिए होगा। ड्रेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस पोटेंशियल्स के लिए। guard against the accidental emergencies for energization of circuits। provide बाउंडिंग, बाउंडिंग आगे देख लेंगे बाउंडिंग क्या है, फिर उसको डिसाइड कर लेंगे। पार्ट्स ऑफ पीटीजीआर, ग्राउंड क्लैंप है, फाइबर रॉड है, केबल्स है, ओवरहेड क्लैंप है और अपर क्लैंप इसको कहा जाता है। तो ये डायग्राम है पोर्टेबल इसका पीटीजी का। तो डायग्राम आप लोग वो देख ले तो सबसे पहले यहाँ पर नंबरिंग के हिसाब से आप लोग देखते जाए, नंबर 1 पे यहाँ पर जो मेंशन है ये जो क्लिप्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये क्या है, प्योर कॉपर मेन फोल्ड्स है, टू वे ट्रांसपेरेंट क्लैंपिंग के यूज होते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे यहाँ पर एपॉक्सी बॉडी है, या इसका क्या काम क्या होगा, किस लिए, इंसुलेशन के लिए, जो कि हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन में ये सारे जिस ये तीनों कनेक्ट हो जाएंगे इस तरह के मुताबिक से। और नंबर 3 पे ये इसका बॉडी मेंशन है। नंबर 4 हैंडलिंग के लिए। नंबर 5 है यहाँ पर पीवीसी ट्रांसपेरेंट इंसुलेशन स्किन्स है यहाँ पर लगी हुई है। नंबर 5 यहाँ पर ये मेंशन है। और नंबर 6 ये था, मैंने मिस कर दिया ये। और नंबर 7 प्योर कॉपर वायर्स है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ये इमरान भाई। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन अप्लाइंग पीटीजी, जब जब अप्लाई करने का मतलब प्रोसीजर क्या है, किस तरह पर। अप्रूव स्टिक मस्ट बी यूज्ड व्हेन अप्लाइंग, जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं मतलब जो स्टैंडर्ड अप्रूव्ड यूज्ड की जाए स्टिक्स है वो यूज होंगे अप्लाइंग या रिमूविंग पीटीजी से। पोर्टेबल ग्राउंडिंग टेम्पररी ग्राउंड को अप्लाई और या रिमूव करने के लिए अप्रूव्ड स्टिक्स यूज किए जाएंगे। In damp weather, rubber gloves must be worn when applying ground, and grounding sting must be held away from the body। वेदर कंडीशंस पे भी मतलब डिपेंड कर लेता है कि डैम्प वेदर हो तो उसमें ग्लव्स ग्लव्स पहनना चाहिए। ग्राउंडिंग केबल्स कैन बी इन गुड कंडीशन। ग्राउंडिंग केबल्स को किस में होनी चाहिए, गुड कंडीशन एंड फॉर प्रॉपर साइज, ऑफ प्रॉपर साइज होनी चाहिए और गुड कंडीशन में। व्हेन अप्लाइंग पीटीजीज, फर्स्ट अप्लाई ग्राउंड एट द ग्राउंड एंड। पीटीजीज को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले उसका ग्राउंड को अप्लाई करना चाहिए, यानी ये जो ग्राउंडिंग टर्मिनल है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ग्राउंड में कनेक्ट करना चाहिए। इन केस सपोज अगर कोई इसमें अर्थ वगैरह आ गया तो या कोई और फॉल्ट आ गया तो डायरेक्ट ग्राउंड करंट फ्लो कर लेगा लो रेजिस्टेंस ग्राउंड की तरफ। व्हेन रिमूविंग पीटीजीज, फर्स्ट रिमूव लाइन हैंड एंड देन फ्रॉम ग्राउंड एंड। रिमूविंग के टाइम क्या करना चाहिए, एक्शन को रिवर्स करना चाहिए। फर्स्ट लाइन एंड को रिमूव करना चाहिए, फिर ग्राउंड को। ग्राउंड कनेक्शन एट ग्राउंड एंड मस्ट बी टाइट एंड फॉर प्रॉपर टाइटनिंग ग्राउंड केबल्स शुड बी सिक्योर बाय रोप्स। ग्राउंड कनेक्शन को टाइट होना चाहिए। आई प्रोटेक्शन मस्ट बी वॉर्न व्हेन अप्लाइंग, जब अप्लाई कर रहे हो तो आई प्रोटेक्शन मस्ट है। लाइन मस्ट बी टीज्ड बिफोर अप्लाइंग पीटीजीज। The hearing of buzzing sound when metallic edge of grounding stuck is brought near a live circuit is called line teasing। टीजिंग क्या है मतलब, जब हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंडिंग स्टिक को जो लाइंस है उसके करीब लाएंगे तो उसमें एक बजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, इसको टीज की जाती है। इस तरह करना चाहिए ये मतलब टीजिंग करनी चाहिए ताकि उसमें जो चार्जिंग है, स्टोर चार्ज वो जो एग्जिस्ट नहीं करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस है जो सारे वो रिमूव हो जाए। When applying ground on a line, if the line is found energized, then ground must be applied so that the ground fault really trips the circuit। अगर ग्राउंड अप्लाई कर रहे हैं तो
एनर्जाइज्ड, जो एनर्जाइज लाइंस है वो क्या करेंगे, उनमें ग्राउंड फॉल्ट डिले की वजह से ट्रिपिंग हो जाएगी। इफ इन दिस केस ग्राउंड इज रिमूव्ड heavy arc will be established causing power arc hazards. Grounding clamp must be in good condition and of proper size. If the weight of ground cable is too much, then two-person should do the job. अगर वेट ज्यादा हो तो फिर दो बंदे काम करें। PTGs must be applied to all three phases, even if work is only on one phase. तीनों फेज पे अप्लाई करना चाहिए, चाहे आप एक फेज पे काम कर रहे हो या दो पे। वर्कर में फॉरगेट दैट द अदर फेजेस आर नॉट ग्राउंडेड। रीजन क्या है कि बंदे भूल जाते हैं कि भाई वो ग्राउंडेड नहीं है। द अदर फेज may have induced voltages, and when E will approach to the other phase or comes in contact with the other phase accidentally, E will be subjected to electric alerts. Three-phase stripping is faster than single-phase stripping, so fault will be cleared soon if all the three phases are grounded. Three-phase stripping जल्दी फास्ट है बनस्बत सिंगल फेज की वजह से, इस वजह से फॉल्ट भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। Moreover, cable's rating is only of 25 cycles and the only one phase is grounded. It may take longer time to clear the fault, hence the cable may be burned away. ठीक है, ये इसका पॉइंट से अप्लाई करने के किस तरह अप्लाई करने थे। अभी डिफरेंस देख लेते हैं ग्राउंडिंग, अर्थिंग और बॉन्डिंग में। इनमें आप लोग अगर बताना चाहिए डिफरेंस क्या है तो वेल एंड गुड। कोई शेयर करना चाहेगा ये। अच्छा, में ग्राउंडिंग तो नॉर्मल जो हम बॉडीज या इक्विपमेंट्स को जो वो करते हैं, ग्राउंड करते हैं। जी। अर्थिंग। अर्थिंग जो हम लाइव कंडक्टर्स या जो कंडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जैसे हम थ्री फेस स्टार कनेक्शन में जो न्यूट्रल यूज कर रहे होते हैं, वो अर्थिंग पर्पस के लिए भी यूज कर रहे होते हैं ना। जी जी, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, आई डोंट नो बॉन्डिंग, व्हाट इज बॉन्डिंग। आई थिंक सो कि इसमें जो है ना, बार्स टाइप कुछ यूज करते होंगे। चलो इनको डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह से आगे। असल में जो ग्राउंडिंग और अर्थिंग है, यानी ये मोस्ट रिलेटेड टीम्स है, टर्म्स है, और रीयूजेबल है एक दूसरे के लिए, लेकिन इनमें थोड़ी सी डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस देख लेते हैं। कुछ जगह पे अर्थिंग को एज ए स्टैंडर्ड किया जाता है, कुछ जगह पे ग्राउंडिंग को एज ए स्टैंडर्ड किया कहा जाता है। ये मतलब स्टैंडर्ड के मुताबिक, जैसे आईईसी स्टैंडर्ड्स है, IEEE स्टैंडर्ड्स है, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड्स या यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, दोनों ये चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। इस वजह से इनमें सारे कंफ्यूजन ज़्यादा होते हैं। और बॉन्डिंग थोड़ा सा इनसे रिलेटेड, सेपरेट टर्म है लेकिन रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंडिंग देख लेते हैं। टू connect the current carrying part of electric system to the earth electrode buried in ground through earth continuity conductors, यानी सिंपल, बेरिड ग्राउंड अर्थ पार्ट के साथ अर्थ कलेक्टर रॉड को कनेक्ट करना, इसको ग्राउंडिंग कहा जाता है। टू कनेक्ट द मेटेलिक कंडक्टिव पार्ट सच एज बॉडी फ्रेम विच इज नॉट करंट कैरिंग ड्यूरिंग नो लोड ऑपरेशंस of an electric appliance or insulation of earth ground is called earthing. उसमें करंट कैरिंग पार्ट को कनेक्ट किया जाता है। इसमें फ्रेम या स्ट्रक्चर या किसी अदर पार्ट को जो कि नॉर्मल ऑपरेशंस में, या किसी न्यूट्रल को जो कि नॉर्मल ऑपरेशंस में काम नहीं कर रहा हो, जिसमें से कोई करंट गुजर नहीं हो रही हो, उसको अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाना, इसको कहेंगे क्या, अर्थिंग। और अर्थिंग को यूएसए में ग्राउंडिंग कहा जाता है। मतलब यूएसए स्टैंडर्ड अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो अर्थिंग ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग और ग्राउंडिंग है, दोनों एक ही है। Bounding. By bounding, we mean to connect all metallic parts in the work area to station grounds in order to maintain them at same potential. Bounding क्या है, जितने भी वर्किंग कंपोनेंट्स हैं, यानी सपोज एक ब्रेकर हो गया, एक रिले हो गया, एक और मशीन हो गया, सारे इन सब के जितने भी ग्राउंड्स है, यानी जितने भी न्यूट्रल्स हो, उनको एक मेटल बार पे कनेक्ट करने के साथ, ताकि सारों की पोटेंशियल सेम हो, इसको कहा जाता है क्या, बाउंडिंग। दैट इज ग्राउंड पोटेंशियल सो दैट देयर इज नो डेंजर ऑफ अपेयरिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद इन द रीच ऑफ वर्कर फीट और एंड्स इन केस ऑफ फॉल्ट। यानी इसका रीजन क्या है कि मतलब जो वर्कर है वो अप्रोच करेगा, अगर कोई फॉल्ट हो गया, उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, तो जो वर्कर है उसको कोई शॉक या कोई हज़ार्डनेस कुछ महसूस ना हो। इसको हम लोग कहते हैं
हंस वी कैन से दैट बॉन्डिंग सेव्स द वर्कर, तो हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग वर्क काम करने वालों को बचाता है। तो सैम्बल्स देख लेते हैं। फर्स्ट सैम्बल जो है ग्राउंडिंग का है, सेकंड सैम्बल अर्थिंग, और थर्ड सैम्बल बाउंडिंग का है। ग्राउंडिंग सिंबल 3 लाइंस, अर्थिंग 3 लाइंस विद सर्कल और ट्राइंगल इनसाइड सर्कल है। पीजी इन यूएस, पीई इन यूके, और पीई इसको कहा जाता है लोकेशन। ग्राउंडिंग कहाँ पे होती है? बिटवीन द करंट कैरिंग पार्ट ऑफ अ सिस्टम सच एज न्यूट्रल एज अ रिटर्न पाथ फॉर करंट टू द ग्राउंड। करंट कैरिंग पार्ट में किसी सिस्टम की यूज होता है जैसे कि न्यूट्रल वगैरह है। अर्थिंग का होता है बिटवीन द मेटलिक बॉडी फ्रेम एंड अर्थ प्लेट इन द ग्राउंड थ्रू विच अर्थ कंटिन्यू कंडक्टर और अर्थिंग लीड। ये यूज होता है बॉडी फ्रेम में या अर्थ प्लेट में, जहाँ से क्या होगी, अर्थ की कंटिन्यूटी जाएगी अर्थ कंडक्टर की तरफ या अर्थिंग लीड की तरफ। बाउंडिंग क्या होता है? बिटवीन टू इक्विपमेंट्स हो जाता है, या वायर्स या पाइप पीटीसी विच आर नॉन करंट कैरिंग ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन थ्रू अ कंडक्टर, जो कि नॉर्मल ऑपरेशन में कोई करंट नहीं कैरी कर रहे हो। ये करंट कैरिंग है ग्राउंडिंग। अर्थिंग में मेटल फ्रेम वगैरह के साथ किया जाता है, और बाउंडिंग में इक्विपमेंट्स के साथ किया जाता है जो उस वक्त नॉर्मल ऑपरेशन में हो, मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स को। ग्राउंडिंग सिंगल इक्विपमेंट के लिए, बाउंडिंग मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स को सेम पोटेंशियल पे लाने के लिए किया जाता है। तो उसके टाइप्स देख लेते हैं। ग्राउंडिंग के टाइप्स है सॉलिड ग्राउंडिंग, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग एंड रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। अर्थिंग के टाइप्स है पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, वाटर मेन अर्थिंग, रॉड अर्थिंग एंड स्ट्रिप वायर अर्थिंग के। बाउंडिंग के मेन बाउंडिंग एंड सप्लीमेंट्री बाउंडिंग के टाइप्स। पाथ, कौन सा पाथ यूज किया जाता है, कौन सा पाथ प्रोवाइड कर लेते हैं? प्रोवाइड्स अ रिटर्न पाथ टू द करंट इन केस ऑफ एबनॉर्मल और फॉल्ट कंडीशंस। एबनॉर्मल या फॉल्ट कंडीशन में क्या हो, ग्राउंडिंग क्या कर लेता है? रिटर्न पाथ प्रोवाइड कर लेता है। अर्थिंग प्रोवाइड्स अ पाथ टू अ लार्ज सरफेस टू 0 वोल्ट पोटेंशियल। अर्थिंग पाथ प्रोवाइड कर लेता है लार्ज सरफेस को 0 पोटेंशियल के लिए। बॉन्डिंग प्रोवाइड द पाथ टू इक्वलाइज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट सोर्सेज। टू डिफरेंट सोर्सेज के लिए जो क्या कर लेता है, प्रोवाइड कर लेता है पाथ को सेम पोटेंशियल के लिए। 0 पोटेंशियल देख लेते हैं, 0 पोटेंशियल किस तरह? न्यूट्रल कनेक्टेड टू द ग्राउंड में हैव सेम पोटेंशियल 0 पोटेंशियल वेयर द अलजेब्रिक सम करंट इज 0 एज नोन एज वर्टिकल ग्राउंडिंग, वर्चुअल ग्राउंडिंग सॉरी। उसके बाद अर्थिंग, 0 पोटेंशियल ड्यू टू फिजिकल कंडीशन connection between earth and ground. Bounding same and 0 earth potential between connected devices. Protection किस तरह, किस तरह प्रोटेक्ट किया करते हैं ये लोग ये चीजें? इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड पावर इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशंस। Protects person from hazardous electric shocks. It protects equipment and personnel by reducing the current flowing between two machines having different potentials. एग्जाम्पल्स, ग्राउंडिंग के एग्जाम्पल क्या है? नेचुरल पॉइंट ऑफ अ स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, और करंट कैरिंग पार्ट ऑफ अ न्यूट्रल इन जनरेटर कनेक्टेड टू द ग्राउंड। अर्थिंग, मेटलिक बॉडी फ्रेम and enclosed of a electrical machine, transformer, motor या generator connected to the earth electrodes. Bonding, any conductor wire connected between two metal bodies of the earthing machine and device. Usage, it is used to balance the unbalanced loads and protect the system. It is used to provide protection against both electric shocks and faults. It is used to trip the circuit breaker when high current flows due to excite and change in potential differences. Protections कौन कौन से? Ground provides an effective return path to current between electric equipments and power systems. Earth draws an unwanted energy to ground to protect person who touches the metallic body. Bounding ensures both the conducting devices at the same level of high volt and provides a low impedance path to the source. तो यहाँ पर इमेजेस देख ले, इमेजेस में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट ग्राउंडिंग है। ग्राउंडिंग क्या है? यहाँ पर जो एक न्यूट्रल है जो इक्विपमेंट का, वो कनेक्ट है किसके साथ? अर्थ के साथ। यहाँ पर जो बॉडी फ्रेम है वो कनेक्ट है किसके साथ? इनके सारे बॉडी फ्रेम्स लिए गए, इनको कनेक्ट किया है किसके साथ? अर्थ के साथ। और बाउंडिंग में क्या किया गया है?
एक ट्रांसफार्मर है, एक मोटर है, इन दोनों को बाउंड करके किसके साथ कनेक्ट किया गया है, एक मेटलिक बॉडी के साथ, एक दूसरे के साथ, वेल्डिंग मशीन के साथ, ये सारे एक दूसरे के साथ बाउंड है। यहाँ पर ये बॉन्डिंग कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई ना? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। आगे चलते एग्जांपल ऑफ बॉन्डिंग्स देख लेते हैं। In case of ground faults, ground voltage rise and it decreases as we move away from ground rod due to earth resistance। डायग्राम आगे फिर मैं आप लोगों को डायग्राम में बताऊंगा कि पर्सन ए पर्सन बी स्टैंड कर रहा है अर्थ पे, और अमेट ये रहा पर्सन ए पर्सन बी, both are standing on earth or a mat which is not grounded. In case of ground faults, both will be standing at different potentials than the ground potential due to absence of bonding. When person A touches the tower, person B will take steps. Both will be subjected to electric hazard due to the existence of potential differences between hand and feet of person A and person B। यानी ये हमें बता रहा है कि डायग्राम जो आप देख रहे हो, ये इस डायग्राम में जो पर्सन ए और पर्सन बी है, ग्राउंडिंग की वजह से या ग्राउंडिंग मेट ना होने की वजह से पर्सन ए अगर टच कर लेगा जो कंडक्टिव पार्ट है उसको, तो उसमें इसके साथ क्या होगा, उसको फॉल्ट लगेगा। और पर्सन बी अगर मूव कर लेगा टूवर्ड या वे फॉल्ट की तरफ, तो उसको भी शॉक लगेंगे या उसको भी क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिक आइजर लगेंगे। तो यहाँ से दो टर्म्स बन जाते हैं, टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल्स। जब बॉन्डिंग नहीं होगी सिस्टम में तो उसमें दो चीजें खास करेंगे, या तो वो टच पोटेंशियल में इंक्लूड होगा या स्टेप पोटेंशियल में। In case of ground fault, the potential experienced by a person standing on earth or ungrounded mate while touching the tower is called touch potential। अगर कोई बंदा कोई इलेक्ट्रिक चार्ज इक्विपमेंट को टच करेगा, अगर उसमें ग्राउंड नहीं होगी या यानी बाउंड नहीं होगा वो इक्विपमेंट, तो उसको कहेंगे क्या, टच पोटेंशियल। टच पोटेंशियल एग्जिस्ट कर लेता है बिटवीन ह्यूमन एंड्स टू लेग्स की तरफ, यानी एंड से लेके लेग तक ये टच पोटेंशियल कहा जाता है, और ग्राउंड की तरफ मूव करेगा। यानी ये जो पर्सन है, यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये इसने इक्विपमेंट को टच किया, ये टावर को टच किया है, तो यहाँ से यहाँ तक पाँव तक इसको कहेंगे टच पोटेंशियल, जिसकी वजह से उसको शॉक लगने के चांसेस ज्यादा है। अब क्योंकि फिर ये पाथ बनेगा ग्राउंड की तरफ। दूसरा है हमारे पास step potential। In case of ground faults, the potential experienced by a person between its his feet when taking steps in the ground faulty vicinity is called step potential। ग्राउंड फॉल्ट के टाइम पे जब जो बंदा इन एरिया, अगर ग्राउंड के फॉल्ट के एरिया में है, तो उसके पाँव के दरमियान जो दो उसके दो फीट्स है, लेफ्ट एंड राइट फीट के दरमियान एक एनर्जाइज फील्ड उसको महसूस होगा, जो क्या कहा कहा जाएगा, स्टेप पोटेंशियल कहा जाएगा। ये दोनों क्लियर है टर्म्स? क्लियर है क्लियर। तो लिमिट अप्रोच फॉर वेरियस वोल्टेजेस, मुख्तलिफ वोल्टेजेस के लिए लिमिट्स अप्रोच कौन कौन से हैं? फॉर अनट्रेन्ड पर्सन और ग्रिड मेंटेनेंस स्टाफ के लिए हमारे पास जो वोल्टेज अप्रोचेस है उसके एब्सोल्यूट लिमिट अप्रोचेस के कौन से होंगे? 11 kVA के लिए कितना है, 3 फीट्स है। और 13 kVA के लिए 4 फीट्स। 66 kV या 132 kVA के लिए 8 फीट्स है। 220 kVA या 500 kVA के लिए हमारे पास 10 फीट्स होंगे। ये इसके लिमिट्स है कौन कौन अनट्रेंड पर्सन के लिए। हाई क्वालिफाइड पर्सन के लिए मेंटेनेंस कौन कौन सी होंगी, अगर वोल्टेजेस देख ले, 11 kVA के लिए 1 फीट्स, 1 फीट। 33 kVA के लिए 1.5 फीट। 132 kVA के लिए 3 फीट्स एंड 220 kVA के लिए 4 फीट्स होंगे। जबकि 500 kVA के लिए 9 फीट्स। आप लोग देख रहे हो डिफरेंस कितना ज्यादा हो रहा है अनट्रेंड और ट्रेंड पर्सन में। के अनट्रेंड के लिए अगर 11 kVA तो उसको 3 फीट डिस्टेंस, उससे ज्यादा अप्रोच नहीं है उसको। जबकि ट्रेन पर्सन जो या इक्विपमेंट को उसको रन कर रहा है या कोई इंजीनियर है, उसके लिए 1 फीट है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो बस आज का टॉपिक यहाँ तक खत्म हो गया है। आज का सिंपल टॉपिक था। ये मतलब टेबल क्या शो कर रहा है? ये यानी ये अगर जो हमारे डिस्टेंस है वो क्या पास बता एक ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर सॉरी ट्रांसमिशन लाइन है 11 kV का, तो जो बंदा ट्रांसमिशन लाइन को अप्रोच करेगा वो 3 फीट दूरी से अप्रोच करेगा।
उससे ज्यादा उसको अलाउड नहीं है। मतलब उनके बीच में इतना डिस्टेंस हो, मिनिमम हो इतना सेफ्टी के लिए। मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। 33 kV है तो वो 4 फीट, जो अगर कोई विजिट हाँ, कर रहा है, कोई स्टेशन पे गया है या कोई ट्रांसमिशन लाइन पे है, तो उसके लिए 4 फीट डिस्टेंस मिनिमम है। जबकि 500 kV के लिए 10 फीट, उससे नजदीक उसको अलाउड नहीं है। सही और सही। क्वालिफाइड पर्सन के लिए ये वैल्यूज चेंज होते हैं। अच्छा अच्छा, इनको ये स्टेप पोटेंशियल टच पोटेंशियल को रिड्यूस कैसे करें, मतलब उनमें बचे कैसे, अवॉइड कैसे करें? अवॉइड करने के लिए स्टेप पोटेंशियल के लिए दो मैकेनिज्म्स है, दो मेथड्स है। या तो आप अपने जो पाउज स्टेप्स नहीं ले ले, मतलब ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन करते हुए, फ्रिक्शन के तरह मूव कर ले, रगड़ते हुए अपने पाउस को मूव कर ले, जिससे क्या हो, आपकी स्टेप पोटेंशियल जनरेट ना हो। या तो सेकंड मेथड है क्या, ऑप करते जाए। ऑपिंग मतलब क्या, किस तरह, जिस तरह कैंगरूज जंप करते हैं ना, उस तरह जंपिंग करते जाए, दोनों पाँव में दरमियान कोई डिफरेंस ना हो। जितनी दोनों के पाँव में दरमियान जितनी ज्यादा डिफरेंस होगी, उतनी ज्यादा स्टेप पोटेंशियल इंक्रीज होगी। और जो पोर्टेबल टेम्पररी ग्राउंडिंग मैकेनिज्म है, यानी इसका मेन मकसद यही है कि ये क्या कर लेता है, सिस्टम को बाउंड कर लेता है, जिसकी वजह से ये स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर लेते। कोई वर्कर काम कर रहा हो उन पे बाउंडिंग इसी वजह से की जाती है। और पोर्टेबल टेम्पररी ग्राउंडिंग यूज किया करना लाजमी है। सही सही। आई थिंक अभी इंटर सेशन भी खत्म हो गया और क्वेश्चंस भी यही है मेरे ख्याल में। एम आई? जी। ने- आवाज नहीं आ रही आपकी। सही। मेरी प्रोसीड आवाज आ करें। रही है? नहीं नहीं, अभी हाँ अब क्लियर आ है। रही, अब आ अच्छा, रही। मैं ये कह रहा था कि एक टांग पे बंदा जो है ना घूमते हुए जाए ना, अगर वो जंपिंग करते हुए जाए तब भी स्टेप पोटेंशियल से वो बच सकता है। हाँ बिल्कुल, एक टांग से भी बच सकता है। हाँ, और टच मतलब पोटेंशियल बचने के लिए जो